Hello students, this is Praveen Kumar and you are watching online video lecture presented by Exemplar Classes और आप देख रहे हैं क्लास 12 का फिजिक्स का लेक्चर और ये है चैप्टर नंबर 1 लेक्चर नंबर 2 और हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं कूलम्स लॉ। तो ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट टॉपिक है एंट्रेंस पॉइंट ऑफ व्यू से भी एंड बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से भी। हम लोग आज देखेंगे कूलम्स लॉ, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल एंड सम ऑफ द न्यूमेरिकल, दैट्स इट। इतना ही काफ़ी होगा। आप अगर एंट्रेंस के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज़ कूलम्स लॉ? एक साइंटिस्ट थे अगस्टस द कूलम और उन्होंने अपने कई सारे एक्सपेरिमेंट को करने के बाद इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के बारे में एक फार्मूला प्रेजेंट किया था। तो उनके जो भी एक्सपेरिमेंट थे वो चार्ज पार्टिकल को लेकर के थे और उन्होंने अपने स्टडी को कुछ इस तरह से समराइज किया था। सो आई एम गोइंग टू टेक दोज पॉइंट्स एंड देन आई एम फॉर्मुलेटिंग द कूलम्स लॉ एज डिराइव्ड बाय द कूलम्स। सो अकॉर्डिंग टू द कूलम्स लॉ इज द फोर्स ऑफ इंट्रैक्शन। मैंने यहाँ पर एक वर्ड लिखा हुआ है, द फोर्स ऑफ इंट्रैक्शन। इट हैज़ अ स्पेसिफिक मीनिंग बिटवीन एनी टू पॉइंट चार्जेस। आई एम गोइंग टू स्पेसिफाई व्हाट आर द पॉइंट चार्जेस। is directly proportional to the product of the charge and inversely proportional to the square of the distance between them। आप ये कह सकते हैं कि यस, ये इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करता है। तो सबसे पहले मैं आपको ये बताऊं कि कहाँ ये फॉर्मूला अप्लाई होगा। जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं, द पॉइंट चार्जेस मीन्स दिस लॉ इज़ ट्रू फॉर द पॉइंट चार्जेस। चार्ज की साइज़ एक पॉइंट के बराबर होनी चाहिए, यानी बहुत छोटी होनी चाहिए। लेट्स से अगर सिमेट्रिकल है, बड़ा चार्ज भी है, तो हम लोग उसको पॉइंट चार्ज की तरह ट्रीट करेंगे। मान लीजिए कोई चार्ज इतना बड़ा है और क्या ये पॉइंट चार्ज है? हाँ, पॉइंट कंसिडर करेंगे अगर दूसरा चार्ज काफ़ी दूरी पर होगा तो, यानी जो सेपरेशन होगा चार्ज के बीच का वो उस चार्ज पार्टिकल के डायमेंशन से काफ़ी बड़ा होना चाहिए। सो दैट इज़ द मीनिंग ऑफ पॉइंट चार्ज। इंट्रैक्शन का मतलब है, जैसा आपने ग्रेविटेशन में पढ़ा था, अट्रैक्शन, पर यहाँ अट्रैक्शन नहीं, अट्रैक्शन और रिपल्शन होता है, तो दोनों को कंबाइन करके हम लोग एक वर्ड यूज़ करते हैं, दैट इज कॉल्ड इंट्रैक्शन। तो फर्स्ट पॉइंट जो आप यहाँ से देख पा रहे हैं, अगर मैं इसको मैथमेटिकली लिखूँ, देन द फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द चार्जेस, यानी दोनों चार्ज के प्रोडक्ट के प्रोपोर्शनल होगा। मान लेते हैं Q1 है, दूसरा Q2। The second point is it is inversely proportional to the square between them। तो मान लीजिए कि मैंने एक चार्ज पार्टिकल यहाँ रखा हुआ है Q1, दूसरा चार्ज पार्टिकल यहाँ रखा हुआ है Q2। तो इसके बीच में जो भी फोर्स लगेगा, मैं इसको डैश 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 कर रहा हूँ, थोड़ा सा मेरा एक ऑब्जेक्टिव है। एंड लेट्स से दैट दिस डिस्टेंस, मैंने यहाँ एक स्पेसिफिकेशन दिया है, इस सेंटर से लेकर के इस सेंटर के बीच का डिस्टेंस दिया है, क्योंकि मुझे इसे क्या कंसिडर करना है, पॉइंट चार्ज इज प्रोपोर्शनल टू 1/r²। इस दो रिजल्ट को अगर आप मिलाओगे तो आपको क्या मिलेगा, F इज प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2/r²। और एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट अगर मैं लगा दूं, then F is equals to K Q1 Q2/r²। कुछ ये आपको लॉ ऑफ ग्रेविटेशन जैसा लग रहा है, आप सही हैं। मैं इसे अलग करने के लिए E, एक लोअर सबस्क्रिप्ट लगा दिया, E मीन्स दिस इज कॉल्ड द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो जब मैंने FE लिखा है, इसका मतलब हुआ इट इज इंडिकेटिंग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। अट्रैक्शन रिपल्सन की बात बाद में कर लेंगे। अब यहाँ जो आप कांस्टेंट देख रहे हैं K, लेट्स गिव इट अ लोअर सबस्क्रिप्ट E ऑल्सो। आपको ये हार्डली किसी बुक में मिलेगा, K ही लिखा हुआ मिलता है, कोई बात नहीं है। मैंने सिर्फ एक समझने के लिए आपको ये चीज़ लिख दी है। व्हाट इज KE? दैट इज कॉल्ड द कूलम्स कांस्टेंट। कई बार इसको कूलम्स इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट भी कहते हैं। सो इट इज कूलम्स कांस्टेंट। नाउ दिस इज़ नॉट एवरीथिंग। इस K को आप अगर देखोगे, यू आर गोइंग टू गेट 1/4πε0। दिस इज एप्सिलॉन। तो एप्सिलॉन कैसे लिखा होता है, ये ग्रीक लेटर है, यह है एप्सिलॉन। और अगर आपने यहाँ पे एक नॉट का साइन लगा दिया, दिस इज कॉल्ड एप्सिलॉन नॉट।
The meaning of epsilon naught is that the medium is either vacuum or air. तो मैं आपको सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये बता दूं कि ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जो आप देखते हो, जो ग्रेविटेशनल फोर्स देखते हो, इट इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ द मीडियम, पर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स मीडियम पर डिपेंड करता है। मीडियम का मतलब यहाँ इस खाली जगह में Q1 और Q2 के बीच में क्या है। तो आइडियल कंडीशन अज्यूम कर लेते हैं दैट दिस लॉ इज इंडिकेटिंग राइट नाउ फॉर से दैट द मीडियम इज एयर और वैक्यूम। सो ये है फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, और यही है हमारा कूलम्स लॉ। वेल, अगर ये फोर्स है तो फोर्स का एक डायरेक्शन भी होना चाहिए, और अगर डायरेक्शन है तो हर फोर्स का एक वेक्टर फॉर्म होता है। थोड़ी देर बाद देखते हैं हम लोग कि कूलम्स लॉ का वेक्टर फॉर्म क्या है। पहले मैं कुछ चीज़ों को समराइज कर दूं इस फोर्स के बारे में, विच आई एम स्टेटिंग एज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ इंट्रैक्शन। तो कुछ ये ग्रेविटेशनल फोर्स जैसा है, लेकिन ये ग्रेविटेशनल फोर्स से मल्टीपल टाइम्स स्ट्रॉन्गर होता है। तो इसके कुछ इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक, जैसा कि मैंने अभी आपसे कहा है कि पहला, it is dependent on medium. First characteristic is it depends on medium. It depends on medium. Second characteristic, it is a central force. What is the meaning of central force? जैसा कि आपने क्लास 11th में ग्रेविटेशन में भी पढ़ा था, वो एक सेंट्रल फोर्स है। यानी इस चार्ज, पॉइंट चार्ज के सेंटर से इस पॉइंट के चार्ज के सेंटर के डिस्टेंस को अगर आप एक लाइन से ज्वाइन करें, मीन्स सेंटर टू सेंटर जो लाइन ज्वाइन होगा, फोर्स उसी के अलॉन्ग एग्जर्ट होता है। सो इट इज़ द सेंट्रल फोर्स। थर्ड, इट ओबेज न्यूटन्स थर्ड लॉ। तो yes, it obeys Newton's third law. And the fourth point, which is the most important, it is a conservative force. क्लास 11th में आपको कंजर्वेटिव फोर्स के बारे में बहुत कुछ बताया गया था, यानी आप यहाँ पर कई सारे रूल्स को अप्लाई कर सकते हैं जो आप न्यूमेरिकल में देखेंगे। सो yes, it is the type of force, it is conservative force. इट इज़ कंजर्वेटिव फोर्स। कंजर्वेटिव फोर्स का मतलब है आप यहाँ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी को अप्लाई कर सकते हैं। इट अप्लाइड ओनली ऑन पॉइंट चार्जेस। अगर पॉइंट चार्ज नहीं है तो ये फोर्स आपको एग्जैक्ट अप्लाई नहीं होगा। एंड सबसे इम्पॉर्टेंट, अगर आपको याद हो क्लास 11 के फिजिक्स में आपने पढ़ा होगा, एक लिमिटेशन होता है, ये आप न्यूक्लियस के अंदर अप्लाई नहीं कर सकते। सो द रेंज ऑफ दिस फोर्स इज इट कैन नॉट बी अप्लाइड ऑन डिस्टेंस लेस देन 10 to the power minus 15 meter. Hope you understand 10 to the power minus 15 meter is the dimension of the nucleus. तो आप वहाँ पर इसे अप्लाई नहीं कर सकते। तो ये कुछ 6 इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक हैं। और अब मैं आता हूँ जरा आपका इसका एक डायमेंशन जो आप मोस्टली हो सकता है कि बोर्ड के एग्जाम में आपको पूछ दिया जाए, एंट्रेंस में तो हार्डली कभी आता है। सो लेट्स सी दैट। ऑल्सो फिर से लिख दिया है इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट को, और हम लोग यहाँ देख लेते हैं व्हाट एग्जैक्टली दैट मीन्स। ये जो आप वैल्यू देख रहे हो के, इट इज़ बेसिकली द मेजर ऑफ द इंटरवीनिंग मीडियम बिटवीन द टू चार्जेस, कि जो फोर्स होगा जो अफेक्टेड होगा मीडियम से, तो किस तरह से इसको अफेक्ट करता है। से दैट दिस के इट डिपेंड्स ऑन द मीडियम separating the charges. This k is nothing but 1 by 4 pi epsilon naught, और यहाँ इसे मैं स्पेसिफाई कर दूँ, इट इज कॉल्ड, इफ आई एम सेइंग epsilon naught, it means medium
is air or vacuum. Both are treated as the same medium. So that is called absolute permittivity of free space. So it is also called absolute permittivity of free space. नाउ एक मन में क्वेश्चन होता है कि अगर मीडियम कुछ और हो गया तो आपका लॉ क्या होगा. इन दैट केस आप अगर इस वैल्यू को यहाँ पुट कर दें तो आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वैल्यू इतनी मिलेगी बाय आर स्क्वायर. सो दिस इज if the separating medium is air or vacuum. What if medium is something different? अगर कोई और मीडियम है तो यही वैल्यू आपका हो जाएगा R इंटू Q1 बाई Q2 इंटू आर स्क्वायर. ये जो फैक्टर आप देख रहे हो इट कम्स फॉर द मीडियम. जो भी उस वक्त आपका जो चार्ज जो सेपरेट कर रहे हैं आप उसके बीच में मीडियम में जो भी होगा उसकी परमिटिविटी की वैल्यू यहाँ पर आपको देनी है. नाउ बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ डायमेंशंस को भी देख लेते हैं. व्हाट इज़ द डायमेंशन ऑफ के, ये आपको आ सकता है. व्हाट इज़ द डायमेंशन ऑफ दिस एप्सिलॉन, ये आपको आ सकता है. तो जस्ट एक छोटा सा सिर्फ मैं आपको लिख दे रहा हूँ. द वैल्यू ऑफ दिस के इज़ 9 इंटू 10 टू दी पावर 9. और अगर आप इसको SI यूनिट में लोगे तो यह आएगा आपका न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम. अब आप इस वैल्यू को पुट कर सकते हो एंड यू कैन गेट द वैल्यू ऑफ दिस एप्सिलॉन. मैं आपको सिर्फ एक कैलकुलेटेड वैल्यू जो है वो आपको बता दे रहा हूँ बिकॉज दिस एंड आई मस्ट से दैट दिस इज़ इन SI unit. So it comes as this, that is 8.85 into 10 to the power minus 12. मैं ऐसा तो नहीं कहूँगा कि आपको याद रखना चाहिए, कोई ज़रूरी नहीं है. और अगर आप यहाँ पर इसका कुछ आप यूनिट निकालना चाहते हो तो यहाँ फोर्स का यूनिट डालिए, यहाँ चार्ज, यहाँ मीटर डालिए, क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए. क्लास 11th में आपने इस चीज़ को कई बार प्रैक्टिस किया है तो आई डोंट थिंक यू नीड दैट. सिर्फ एक डायमेंशंस जो बचा हुआ है. The dimension, this is the dimension of epsilon. नहीं कर पा रहे हैं तो आप क्लास 11th में एक बार रेफ़र कर लीजिएगा, कोई ख़ास दिक्कत की चीज़ नहीं है. निकालने का तरीका आपको मैंने बता दिया. यहाँ फोर्स का आप डायमेंशन रखिए, यहाँ चार्ज का रखिए. याद रखिए जो आपका इलेक्ट्रिक चार्ज है वो फंडामेंटल यूनिट नहीं है. तो आप इलेक्ट्रिक चार्ज के लिए जो आपने तो लास्ट क्लास में आपको बताया गया था दैट इज़ ऐसा चार्ज पर यूनिट टाइम इज करंट. So Q is equals to I multiplied by T. So what is I? Current, वो फंडामेंटल है तो यहाँ पर आप A देख रहे हैं, टाइम दैट इज़ आप T देख रहे हैं. और यही वैल्यू आप यहाँ पुट करके इसे आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं. इस कि अगर कूलम्स लॉ फोर्स को इंडिकेट करता है तो फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है और अगर ये वेक्टर क्वांटिटी है तो इसका एक रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए. वी शुड इंक्लूड द डायरेक्शन. So right now it's the time to see the most crucial part, that is the vector form of Coulomb's law. बहुत जगह confusion हो जाता है कि कुछ रिप्रेजेंटेशन लेने में. तो मैं जो रिप्रेजेंटेशन ले रहा हूँ वो NCERT बुक से ले रहा हूँ. So let's see what is the vector form of Coulomb's law. ये एक कॉम्प्लिकेटेड पार्ट होता है अगर आपको वेक्टर का नॉलेज नहीं है तो. अगर वेक्टर का नॉलेज नहीं है तो आपको क्लास 11th रेफ़र करना होगा. और क्लास 11th के लिए भी जो वेक्टर का वीडियो अभी तक अपलोड नहीं हुआ है पर उम्मीद करता हूँ आने वाले एक हफ्ते में हो जाएगा. तो आइए देखते हैं. बाय अज्यूमिंग कि आप ऑलरेडी वेक्टर के बारे में काफ़ी कुछ इन्फॉर्मेशन रखते हैं तो मैंने सबसे पहले एक कोऑर्डिनेट सिस्टम बना दिया है. क्योंकि वेक्टर है तो XY कोऑर्डिनेट होंगे. Now what I am going to do right now is I am going to take the positive charges. दो पॉजिटिव चार्ज को लेंगे और देखेंगे कि उसके ऊपर फोर्स कैसे कैसे एग्जर्ट होने वाले हैं. पर जो आप चार्ज यहाँ लेंगे जब वेक्टर फॉर्म को दिखा रहे हैं तो मुझे उसके लिए पोजीशन वेक्टर को भी ड्रॉ करना होगा. लेट्स से आई हैव प्लेस्ड अ चार्ज हियर एंड आई हैव प्लेस्ड अनदर चार्ज हियर. तो इसके लिए एक पोजीशन वेक्टर मैं ड्रॉ कर दूं
और एक पोजीशन वेक्टर मैं इसके लिए ड्रॉ कर दूं, दिस to take it as the q1 and q2. So this is the charge, say q1, this is the charge q2. It is a central charge. तो फोर्स किधर लगेगा, इन दोनों के सेंटर को हम ऐसे मिलाएंगे, राइट. सो दिस इज द लाइन along which the force is going to act. ऐसा बना दूँ दिस, और यहीं पर सारा कुछ है जो आपको समझने के लिए है. नाउ इफ दिस इज पॉजिटिव एंड दिस इज पॉजिटिव, और सॉरी एक और पॉइंट मुझे लेना है, दैट इज द O. एक वेक्टर बनाता हूं मैं, दिस इज कॉल्ड R1 वेक्टर, दिस इज R2 वेक्टर. मैं एक काम करता हूं, मैं साइड में लिखता जाऊं कि कौन से वेक्टर्स किस क्वांटिटी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं. दिस इज द R1 वेक्टर, और कहाँ लिखूँ मैं, यहाँ लिखता हूँ, दैट इज OA, एंड इट इज नथिंग बट द पोजीशन वेक्टर ऑफ Q1, राइट. R2 इज OB, दिस इज पोजीशन वेक्टर ऑफ, क्लियर नहीं दिख रहा होगा, दैट इज Q2. अब जरा देखिए, अगर ये दोनों चार्ज पॉजिटिव हैं तो टेंडेंसी किधर होगी, रिपल्शन होगा. आप जानते हैं रिपल्शन का मतलब क्या हुआ, एक इधर और एक इधर जाना, राइट. सो लेट्स ड्रॉ दिस, एक ऐसा डायरेक्शन में मैंने बनाया हुआ है और एक ऐसा. नाउ आई नीड टू नेम दिस F12. F12 is force on Q1 due to, F12 क्या रिप्रेजेंट करता है, फोर्स ऑन Q1 ड्यू टू Q2. इट मीन्स इसके ऊपर लगने वाला फोर्स जो ये चार्ज पार्टिकल लगाएगा. बड़ा सिंपल सा चीज़ है, आप अगर इसको यहाँ रखें, पॉजिटिव चार्ज है तो ये इसको दूर भेजने की टेंडेंसी रखेगा. सो अगर एक पॉजिटिव चार्ज यहाँ है, आप इसको फिक्स कर दीजिए. आप ऐसा सोचिए कि आपने इसको यहाँ नेल लगा दिया और इसको फिक्स कर दिया, तो ये इस चार्ज को जो इसके नज़दीक आएगा इस तरफ भेजेगा, जिस फोर्स से भेजेगा दैट इज 1-2, राइट. और अगर मैंने इसको फिक्स कर दिया, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के ऊपर फोर्स लगाएंगे, तो ये इसको किस डायरेक्शन में भेजेगा, इस डायरेक्शन में इसको पुश करेगा. इस चार्ज के ऊपर लगने वाला फोर्स इसके ऑपोजिट होगा, हेंस वी नेम इट एज F21. तो F21 क्या रिप्रेजेंट करता है, दैट इज फोर्स ऑन Q2 ड्यू टू Q1. अब देयर आर सेवरल बुक्स जो इसको उल्टा भी ले लेते हैं, मुझे उसमें कोई ख़ास इंटरेस्ट नहीं है, मैं बस NCERT के फॉर्म में लेता हूँ. यहाँ पर आप जो कुछ देख रहे हैं, इससे आपका जो वेक्टर फॉर्म है वो कूलम्स लॉ के एक बड़े स्ट्रॉन्ग कैरेक्टरिस्टिक को शो करता है, दैट इज like charges repels each other and unlike charges attracts each other. That is the main statement of the Coulomb's law. That is, let's say this, एक वेक्टर है O A, एक वेक्टर मैंने ऐसा बनाया हुआ है B, ये है R1 वेक्टर, ये है R2 वेक्टर. What is going to be AB वेक्टर? तो आप हेड टू टेल रूल ऑफ वेक्टर एडिशन के थ्रू आप जानते हैं, दैट इज OA वेक्टर प्लस AB वेक्टर इज इक्वल्स टू OB वेक्टर. Am I right? What is OA vector? R1 vector. This is AB vector. What is OB vector? That is R2 vector. So AB vector is equals to R2 minus R1. AB वेक्टर को साइन में दे दे रहा हूँ यहाँ पे, दिस दैट इज शोइंग यू द AB वेक्टर. तो मैंने यहाँ लिखा R2 माइनस R1 वेक्टर. डायरेक्शन किधर है, इस तरफ. नाउ आप अगर देखोगे तो इस वेक्टर का साइन किसकी तरफ है, इसकी तरफ है, और ये वेक्टर इस फोर्स के ठीक ऑपोजिट लग रहा है. एम आई राइट?
तो देयर आर सेवरल बुक्स जो इस ए बी वैक्टर को रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे अगर आप एनसीईआरटी का बुक देखें तो आप देखेंगे R2 माइनस R1 और रिप्रेजेंटेशन जो दिया हुआ है वो ये दिया हुआ R21 टू R2 माइनस R1। आप चेक कर लीजिएगा एनसीईआरटी। एक सिंपल सा चीज़, फाइनल माइनस इनिशियल जो आप वेक्टर में पढ़ चुके हैं। अब कुछ बुक इसी क्वांटिटी को मीन्स दिस क्वांटिटी R2 माइनस R1 को R12 भी लिख देते हैं। तो बुक की बात है, इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए आपको, इसलिए मैंने आपको स्क्रैच से स्टार्ट किया है जहाँ से आपने क्लास 11th किया हुआ होगा। तो अब एक काम करते हैं हम लोग, दोनों ही फोर्स को कैलकुलेट करेंगे, F12 एंड F21, और फिर देखेंगे कि जो बात कही जाती है कूलम्स लॉ के बारे में, दैट इज द लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर, अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। तो क्या फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, फोर्स ऑफ रिपल्शन दोनों के अलग अलग कूलम्स लॉ हैं? नहीं, एक ही लॉ है जो दोनों ही पर्पस को फुलफिल करता है। लेट्स कैलकुलेट F21, इसे कैलकुलेट करते हैं। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, मुझे इसमें कोई खास इंटरेस्ट नहीं होगा। Q1 Q2 स्केलर क्वांटिटी है। अब जो R वेक्टर मुझे लेना है, मुझे क्या लेना है? R वेक्टर। तो मैं कौन सा लूँ? सी दिस, मैं इसे देख रहा हूँ, मैं इसको कैलकुलेट कर रहा हूँ। देन आई नीड दिस एंड दिस इज बीइंग रिप्रेजेंटेड बाय दिस वेक्टर। एम आई क्लियर? तो मैंने लिखा R21 वेक्टर, ऐसा मॉडुलस का स्क्वायर कर दिया। व्हाट इज द मॉडुलस? मीन्स ओनली द मैग्नीट्यूड। नाउ थिंग इज, मुझे अभी भी आप देखो तो ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, पर यहाँ पर आपका कोई भी वेक्टर क्वांटिटी है नहीं। तो इस फोर्स का डायरेक्शन किधर होगा? तो मैंने कहा इसके अलोंग। सी दिस, F21 का डायरेक्शन इस ए बी वेक्टर के अलोंग है। तो मुझे क्या चाहिए? मुझे चाहिए सिर्फ इसका डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड नहीं। तो ऐसा वेक्टर जो सिर्फ आपको डायरेक्शन दे और मैग्नीट्यूड हो 1, आप उसको क्या कहते हैं? यू नेम्ड इट एज यूनिट वेक्टर। उम्मीद है आपको याद होगा। तो मैंने वेक्टर ले लिया R21 और उसका यूनिट वेक्टर यहाँ पर ले लिया है। तो यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला अगर आपको याद हो तो आप इस वेक्टर को लीजिए और डिवाइड कर दीजिए उसके मैग्नीट्यूड से, राइट? तो इस यूनिट वेक्टर की वैल्यू हम यहाँ पुट कर देते हैं। सो लेट्स सी दैट F21 is 1/4 pi epsilon naught, keep it as Q1 Q2, और यहाँ R21 वेक्टर डिवाइडेड बाय, सॉरी इसे यहाँ तो लिखना ही होगा, अब आप क्या देखोगे कि क्यूब आ गया, तो इसे एक बार रीराइट कर लूँ। ओप्स, हमने इसको दिया था इन्वर्स स्क्वायर लॉ। कूलम्स लॉ क्या है? इट फॉलोज द इन्वर्स स्क्वायर लॉ। और यहाँ टर्म क्या आ गया आपका? क्यूब। इज इट वायलेशन? नहीं, बिल्कुल नहीं। यहाँ पर वेक्टर है तो इसका मैग्नीट्यूड इसके एक वाले फैक्टर को रिड्यूस कर देगा, तो ये अभी भी आपका इन्वर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो कर रहा है, राइट? नाउ उम्मीद है पर आप अगर बुक्स को देखो, मैं चाहूँगा कि आप यहाँ पर एक फॉर्म है जो सब्स्टिट्यूट कर लीजिए। अगर आपको नाम में कन्फ्यूजन हो जाए, Q1 Q2 इसे रहने दे रहे हैं और इस R21 को इस वेक्टर का नाम दिया जा सकता है, दैट इज R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर। डिवाइड कर दीजिए मैग्नीट्यूड से, दैट इज R2 माइनस R1 वेक्टर का मैग्नीट्यूड का होल क्यूब। बुक में आपको हो सकता है यहाँ 21 है तो यहाँ 12 मिल जाए, कोई भी बुक, लेकिन ये जो फॉर्म आप देख रहे हो R2 माइनस R1, ये सारे बुक में आपको सेम मिलेगा। तो जो प्रॉब्लम खड़ी होती है वो यहाँ से होती है
नाम रखने पर नाम का क्या है, नाम तो आप कुछ भी रख सकते हो। अब मान लीजिए कि अगर मैं आपसे कहूँ टू कैलकुलेट f12, हाउ टू कैलकुलेट दिस f12? f12 is 1/4 pi epsilon naught. This is q1, this is q2, this is r. Well, इस डायरेक्शन को हमने नाम दिया था r21, राइट? पर इसका डायरेक्शन कैसा है? इसका उल्टा। अगर मैं कहूँ r21 इस तरफ है तो कहाँ पर लिखूँ मैं? मेरे पास थोड़ा स्पेस का रेस्ट्रिक्शन है, मैं आपको इस चीज़ को यहाँ एक्सप्लेन कर दूँ। r21 वेक्टर इज r2 माइनस r1 वेक्टर। लेट्स मल्टीप्लाई अ नेगेटिव थिंग। माइनस r21 इज इक्वल्स टू r1 माइनस r2। माइनस का साइन आपका लग गया। तो ये जो माइनस है किसी भी वेक्टर का नेगेटिव आपको क्या इंडिकेट करता है? इसका उल्टा डायरेक्शन। तो इसका उल्टा डायरेक्शन हम बना लेते हैं, इसी को नाम दे देते हैं r12, राइट? सो r12 वेक्टर इज, तो मैं यहीं पर आपको एक रिप्रेजेंटेशन बना दूं इस तरह से, दैट इज r12 वेक्टर इज r1 माइनस r2। डायरेक्शन किधर? ये देखिए, इस दोनों का डायरेक्शन आपका किधर निकला? एक तरफ निकला। एंड फ्रॉम दिस कैन आई से r12 वेक्टर इज नथिंग बट माइनस ऑफ r21 वेक्टर, हम कह सकते हैं। अब आपके पास वैल्यू क्या बचा है? आप r12 स्क्वायर कर दीजिएगा एंड देन इफ यू नीड टू टेक द वेक्टर लॉ, मेरे पास जरा स्पेस कम है, so it is q1 q2 and this is r12, सेम प्रोसीडियर होल क्यूब, और यहाँ पर आप r12 वेक्टर ले सकते हैं। अगर आपको ये वाला फॉर्म चाहिए कोई बात नहीं, आप इसको ऐसा भी लिख पाओगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये q1 q2, और यहाँ पर आपको लेना होगा r1 माइनस r2 डिवाइडेड बाय r1 माइनस r2 होल क्यूब। यूनिट वेक्टर के फॉर्म में लेना है तो आप ऐसा ले लीजिएगा। तो अगर आप चाहते हैं यूनिट वेक्टर का फॉर्म तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट से q1 q2 बाय r12 होल स्क्वायर, और r12 का एक यूनिट वेक्टर लगा लीजिए। एनीथिंग इज करेक्ट, बट इफ यू सी दिस, मान लीजिए मैं इसको 1-2 के फॉर्म में लिखूं, सो f12 इज इक्वल्स टू, मैं इसे इस 2-1 वाले फॉर्म में लाना चाहता हूँ, इज इक्वल्स टू, कैन आई से दिस? अब इस फॉर्म को देखिएगा, किस वाले फॉर्म को? इस वाले फॉर्म को मैंने लिखा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, दिस इज q1, दिस इज q2। अच्छा, ये जो आप देख रहे हो, मैं इसको 1-2 लिखूं, मैग्नीट्यूड इस वेक्टर का और इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड तो सेम है, तो दिस क्वांटिटी एंड दिस क्वांटिटी आर स्टिल सेम। पर r21 वेक्टर जो है आपका, क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ? माइनस r21 वेक्टर। तो r12 वेक्टर जो है यहाँ पे, मैं उसके जगह ये सब्स्टिट्यूट कर दूँ, माइनस r21 वेक्टर। यूनिट वेक्टर, ये जो नेगेटिव है आप देखोगे, सिर्फ इस नेगेटिव साइन को अगर मैं छोड़ दूँ, इसका मैग्नीट्यूड और इसका सेम है, कैन आई राइट दिस? राइट? सो वी एस्टैब्लिश्ड, इसको भी वेक्टर का साइन दे देना चाहिए, f12 वेक्टर इज इक्वल्स टू माइनस f21 वेक्टर। वेल, यस, आप कह सकते हैं कि ये न्यूटन्स थर्ड लॉ को भी करता है। और अब एक सबसे ज़रूरी चीज़, यू कैन सी दिस, लॉट्स ऑफ वेक्टर्स आर देयर, कि क्या अभी तो मैंने पॉजिटिव और पॉजिटिव चार्ज को लिया था, व्हाट इज गोइंग टू हैपन इफ आई टेक द पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज? तो क्या हमारे लॉ सेम रहेंगे? आंसर है हाँ, आपका एक ही फार्मूला से काम चल जाता है। बस आप जो चार्ज के साइन हैं उसको एज इट इज़ रहने दीजिए,
If I take the positive and negative, let's see what is going to be the impact. See the vector form of the Coulomb's law. मैंने एक रिप्रेजेंटेशन बनाया हुआ है जो जस्ट आपके पिछले रिप्रेजेंटेशन के ही जैसा है. I assume there is the charge, the Q1 and Q2, which are the positively charged. I'm not saying positively, let's take that. These are just the random charge. उसके बाद साइन को बदल करके देख लेंगे कि क्या होता है. F12 that is force on 1 due to 2 इस तरफ. F21 that is a force on 2 due to 1 इस तरफ. And we plotted R21 vector डायरेक्शन है इधर. तो इसका मैं उल्टा भी बना दूँ. That is ये हो जाएगा R12 वेक्टर. अगर Q1 पॉजिटिव Q2 पॉजिटिव तो आप इसी दो फोर्स को देख रहे हैं. सो पॉजिटिव मल्टीप्लाइड बाय पॉजिटिव विल स्टिल पॉजिटिव. इस फोर्स का डायरेक्शन वही रहने वाला है. एंड हियर लेट्स से पॉजिटिव पॉजिटिव अगेन पॉजिटिव, डायरेक्शन विल रिमेन सेम. तो मेरे F21 और F12 के ऊपर कोई असर नहीं पड़ा, वो ऐसा ही रहा. क्या हुए, अगर पॉजिटिव और पॉजिटिव आप ले रहे हो तो चार्ज क्या आ रहा है, रिपल्सिव आ रहा है, राइट. यानी पॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज को आप अगर नज़दीक लाएंगे तो एक दूसरे से दूर जाएगा. आप डायरेक्शन देखिए F12 का, ये इस तरफ जा रहा है और इस तरफ, एक दूसरे से दूर जा रहे हैं. नाउ इफ आई से दैट इज Q1 नेगेटिव एंड Q2 पॉजिटिव, तो क्या होने जा रहा है. इस दोनों फार्मूला को आप गौर से देखिए. नेगेटिव मल्टीप्लाइड बाय नेगेटिव विल अगेन बी पॉजिटिव. तो एल्जेब्रिकली आपका रिजल्ट सेम रहने वाला है. यहाँ पर भी अगर नेगेटिव और नेगेटिव हैं तो भी इसका रिजल्ट सेम रहने वाला है. मीन्स इफ आई एम सेइंग नेगेटिव नेगेटिव, क्या इस दोनों एक्सप्रेशन पर कोई असर पड़ा? नहीं, वो अभी भी रिपल्सिव है, राइट. So I can write yes, it is also repulsive. तो अगर चार्जेस, दोनों चार्जेस के साइन सेम है तो आपका काम इसी से चल जा रहा है. अब सबसे ज़रूरी चीज़, एक पॉजिटिव ले लूँ और एक नेगेटिव ले लूँ तो क्या होगा. तो लेट्स से आई एम टेकिंग Q1 को पॉजिटिव ले रहे हैं और Q2 को ले रहे हैं नेगेटिव. लेट्स सी व्हाट इज गोइंग टू हैपन. पहले F21 देख लेते हैं. तो लिखते हैं, मैं थोड़ा नीचे लिख रहा हूँ. आई हैव अ पर्पस इज इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट. Q1 मैंने इसे ऐसा लिखा पॉजिटिव. एक काम करता हूँ, पॉजिटिव Q1 लिख देता हूँ. से दिस पॉजिटिव Q1 एंड नेगेटिव Q2. अच्छा, इसको मैंने मैग्नीट्यूड लिया है और अगर मान लीजिए ये आपका स्केलर क्वांटिटी बन गया है. किसी भी चीज़ का स्क्वायर तो हमेशा पॉजिटिव है, इसमें कोई दिक्कत की बात है नहीं. ये है आपका R21 वेक्टर और उसका यूनिट वेक्टर. नाउ सी दिस पॉजिटिव नेगेटिव, इट इज़ गोइंग टू बी नेगेटिव. अगर मैं इसको एल्जेब्रिकली सॉल्व करने जाऊंगा तो मुझे क्या मिलेगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई R21 स्क्वायर. और ये जो नेगेटिव साइन है मैं यहाँ ऐड कर दे रहा हूँ, -R21 नेगेटिव वेक्टर. एक्सेप्टेड एंड एग्रीड. नाउ सी दिस, अगर मैं कहूँ R21 वेक्टर इज नथिंग बट इक्वल्स टू -R12 वेक्टर. मैंने आपको पहले ही बताया था और क्लास 11 में आप कई बार पढ़ चुके हैं. सॉरी, वेक्टर. तो यूनिट वेक्टर भी लेंगे तो R21 is also the negative of R12 वेक्टर. अगर मैं यहाँ पर -R21 वेक्टर है, इसको आप माइनस से यहाँ मल्टीप्लाई कर दें तो क्या आप लिख सकते हैं, -R21 यूनिट वेक्टर इज इक्वल्स टू R12 वेक्टर. तो अगर मैं एक ने पॉजिटिव चार्ज लिया, एक नेगेटिव चार्ज लिया है, तो इसका जो नेगेटिव वाला फैक्टर है मैंने यहाँ डाल दिया. नाउ सी दिस, व्हाट इज गोइंग टू हैपन, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाय R21 वेक्टर स्क्वायर. और ये मैंने क्या लिख दिया, फोर्स क्या था 2-1, डायरेक्शन क्या आया 1-2. तो अगर मैं इसे यहाँ बनाने जाऊँ दैट इज प्लस Q1 यहाँ रख देता हूँ, माइनस Q2 यहाँ रख दे रहा हूँ, एंड दिस इज द लाइन जॉइनिंग. सी दिस,
ये जो F12 का सॉरी आपने F21 का निकाला, हम लोगों ने यहाँ F21 का निकाला हुआ है, तो ये जो F21 का डायरेक्शन किस डायरेक्शन में आएगा, F12 के डायरेक्शन में, और F12 का डायरेक्शन किधर, इधर, राइट। तो ये जो फोर्स आप ड्रॉ करोगे F21 किधर ड्रॉ होगा, इस तरफ ड्रॉ होगा। इज दैट क्लियर? F21 जब दोनों पॉजिटिव थे तो इधर, दोनों नेगेटिव थे तो इधर, पर जैसे ही मैंने एक को पॉजिटिव नेगेटिव लिया तो इसका डायरेक्शन बदल गया। इन द सेम वे अगर आप करके देखो कैलकुलेशन को, दैट इज F12 वेक्टर कैलकुलेट करोगे तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये Q1 प्लस ले लेता हूँ, ये माइनस ले लेता हूँ, एंड दिस इज R12 वेक्टर स्क्वायर, और ये रहा आपका यूनिट वेक्टर। यहाँ पर आप क्या पुट करोगे, यहाँ पर आप इस रिजल्ट को पुट कर दीजिएगा तो आपको क्या मिलेगा, इसका जो डायरेक्शन आएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2। अब ये मैग्नीट्यूड हो गया, चलिए मैं अगर इसको मैग्नीट्यूड कर दूँ तो ये -12 वेक्टर, राइट। नाउ दिस -12 वेक्टर इज नथिंग बट R21 वेक्टर, so this will be 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये Q1 Q2 R12, और ये हो जाएगा 21 का मतलब डायरेक्शन किस तरफ हो गया आपका, इस तरफ हो गया। पहले डायरेक्शन इधर था 12 का, अब किधर हो गया, इधर हो गया। तो ये फोर्स आप कैसा ड्रॉ करेंगे, F12 वेक्टर इज इन द डायरेक्शन ऑफ F21 वेक्टर। ये दोनों फोर्स एक दूसरे के तरफ आ रहे हैं, यानी अगर आपका एक चार्ज पॉजिटिव है और एक चार्ज नेगेटिव है तो फोर्स क्या हो जाएंगे, रिपल्सिव। तो यहाँ जो फोर्स है आपका एक साइन आएगा नेगेटिव, तो जब आप कूलम्स लॉ लगाते हैं तो ये जो माइनस साइन इंडिकेट करता है ये शो करता है अट्रैक्टिव फोर्स को। तो चाहे आप कोई भी लॉ लें, सॉरी कोई भी फॉर्मूला लें, पॉजिटिव नेगेटिव को लेके घबराना नहीं है, आप पॉजिटिव नेगेटिव को ले लीजिए, इट इज़ गोइंग टू गिव यू द डायरेक्शन। एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, जो सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी थी कूलम्स लॉ की, मैंने नहीं लिखी थी क्योंकि उसे मुझे अभी लिखना था। व्हाट इज दैट प्रॉपर्टी? दैट इज द मेन प्रॉपर्टी इज like charges repels each other and like charges attract each other. So yes, ये सबसे important property है and that is like charges repels each other and unlike charges attract each other. राइट, तो मैंने लगभग पूरे डिटेल में दे दिया आपको, हार्डली बुक में बड़ी मेहनत करनी पड़ेगी आपको इस चीज़ को समझने के लिए। आई स्ट्रांगली सजेस्ट गो थ्रू दिस पार्ट ट्वाइस और थ्राइस इफ यू डोंट अंडरस्टैंड, और फिर भी अगर आपको क्लियर नहीं होता है डेफिनेटली ज्वाइन माय लाइव सेशन, जहाँ मैं आपको इसी फॉर्मेट को एक बार और समझाने की कोशिश करूँगा। अगर स्टूडेंट्स के डाउट होंगे तो जो एग्जाम्पलर क्लासेस के स्टूडेंट उनके लिए लाइव क्लासेस तो ऑलरेडी अवेलेबल हैं, कुछ दिन में कंडक्ट हो जाएगा। और ऐसे स्टूडेंट जो अब तक चाहते हैं कि आपको लाइव सेशन की ज़रूरत है, दैट्स अ पेड वन। नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको दिया हुआ है एक लिंक फॉर द मोबाइल ऐप, जाइए गूगल एंड्रॉयड प्ले स्टोर से उसको डाउनलोड कीजिए, ये एंड्रॉयड के प्लेटफॉर्म पर ही अवेलेबल है। एज ए स्टूडेंट रजिस्टर कीजिए एंड जॉइन माई लाइव सेशन। होप इट इज़ मोर देन क्लियर इनफ। तो विद दिस वी हैव कवर्ड द कूलम्स लॉ with all the important properties. The first and the foremost is like charges repels each other and like charges attract each other, और ये है उसका मैथमेटिकल एक्सप्लेनेशन। याद रखिए वेक्टर फॉर्म, वेक्टर मैथमेटिक्स का एक पार्ट है जो हम लोग फिजिक्स में इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा जो प्रॉपर्टी है वो एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ, इट इज़ द कंजर्वेटिव फोर्स, इट डिपेंड्स ऑन द मीडियम बिटवीन द चार्जेस। तो और क्या था, इट ओबेज द न्यूटन्स थर्ड लॉ। एंड जहाँ तक ग्रेविटेशनल फोर्स की बात है तो ये ग्रेविटेशनल फोर्स से कहीं ज़्यादा स्ट्रांग होता है। जरा एक छोटी सी चीज़ मैं आपको दिखा दूँ। आप जो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट देखते हो उसकी वैल्यू और के की वैल्यू, लेट्स कंपेयर दैट।
एक छोटा सा कंपैरिजन कर ले रहे हैं कि ग्रेविटेशनल फोर्स जो है और जो कूलम्बिक जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, क्या दोनों यूनिवर्सल फोर्स हैं? यस, बोथ आर यूनिवर्सल फोर्स। तो आप अगर ग्रेविटेशनल फोर्स का इक्वेशन देखोगे तो -Gm1m2/r², ये जो माइनस का साइन आप देख रहे हो, इट इज शोइंग अट्रैक्टिव फोर्स। आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि ग्रेविटेशनल फोर्स हमेशा अट्रैक्टिव फोर्स होता है, लेकिन आप इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को देखो तो K Q1 Q2/r²। यहाँ अगर निगेटिव का साइन है मतलब ये अट्रैक्टिव है, अगर पॉजिटिव है मतलब ये रिपल्सिव है। तो पॉजिटिव कब आएगा? जब दोनों चार्ज पॉजिटिव होंगे या दोनों चार्ज नेगेटिव होंगे। सो पॉजिटिव इंप्लाइज फॉर अट्रैक्टिव फोर्स, नेगेटिव इंप्लाइज फॉर रिपल्सिव फोर्स, राइट। अब जरा इसके मैग्नीट्यूड की बात कर ली जाए। यहाँ आप G की वैल्यू कितनी है? आई थिंक 6.67 इंटू 10⁻⁻11। The value of K is न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। ये जो आप K और G की वैल्यू देख रहे हो दरअसल दिखाता है कि कौन सा फोर्स ज़्यादा स्ट्रांग है। अब यहाँ पर आप जरा ऑर्डर को देखिए, कितने का डिफरेंस है? 10 के पावर में 20 का डिफरेंस है, यानी कि ग्रेविटेशनल फोर्स इससे कम से कम 20 टाइम्स वीक होते हैं, राइट। तो ये जो आप G की वैल्यू है वो आपको दिखा रहा है कि ग्रेविटेशनल फोर्स आर वीकर फोर्स कंपेयर टू द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। अब एक चीज़ है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कहाँ कहाँ अप्लाई होते हैं। ये जहाँ पर भी आप चार्ज देख रहे हो वहाँ ये अप्लाई होगा। तो चाहे आप लैब में एक्सपेरिमेंट कर रहे हो या फिर आप एटम्स को भी देखें तो जो वैंडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो इस वजह से ही होते हैं, दैट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो ये तो एक केमिस्ट्री का पार्ट हो जाएगा कि एटम के अंदर जो बॉन्ड बन रहा है वहाँ पर भी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। और आप इस कूलम्बिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का इस्तेमाल आप अगर देखें तो एटॉमिक फिजिक्स में भी होगा, जहाँ पर भी बोर्स रेडियस वगैरह आपको कैलकुलेट करना है। सो दैट इज़ द पार्ट ऑफ केमिस्ट्री। पर याद रखिए ये आपका केमिस्ट्री के लिए भी ट्रू है। वेल, विद दिस आई हैव डन द थ्योरी ऑफ द कूलम्स लॉ। और अब वक्त है एक सबसे इम्पॉर्टेंट एप्लीकेशन ऑफ कूलम्स लॉ को देखने का, दैट इज कॉल्ड द सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। वेल, दिस डेफिनेशन इज बेस्ड ऑन योर NCERT, दैट इज सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, और इसे कहा जाता है फोर्स बिटवीन द मल्टीपल चार्जेस। अगर दो चार्ज हैं तो आपने कूलम्स लॉ लगा लिया। मान लीजिए कि अगर 3 चार्जेस हों तो क्या करेंगे? कूलम्स लॉ तो वहाँ भी होगा, लेकिन ज़रा एक स्टेप इन्हांस हो जाएगा, दैट इज what we call is the superposition principle. That is, force acting on any charge due to the number of other charges is vector sum of all the forces on that charge taken one at a time. तो जरा मैं इसको एक diagrammatic representation के थ्रू समझाऊं, that let's say we have Q2 and let's say we have Q1 here and let's say we have Q3 here। और एक मैं ओरिजिन ले लूँ और इसका मैं आपको पोजीशन वेक्टर बना दूँ। से इट इज़ R1, से इट इज़ R2 एंड लेट से इट इज़ R3। यू ऑलरेडी नो दिस। ये हो गया आपका R12 वेक्टर 1 2 एंड R1, दिस इज़ R2, दिस इज़ R3। Sorry, this Q1 है तो ये R1, R2, R3 and we have this that is R13 वेक्टर। जानना चाहता हूँ कि इस Q1 वेक्टर इस Q1 चार्ज के ऊपर नेट फोर्स क्या अप्लाई हो रहा है। अब यहाँ एक फोर्स नहीं है, यहाँ पर 2 चार्ज हो गए, एक Q2 और एक Q3, तो इसके वजह से अलग अलग फोर्स यहाँ पर अप्लाई होंगे। सो एज वी जस्ट सॉ, अकॉर्डिंग टू द कूलम्स लॉ, इस दो को एक पेयर मानिए, दैट इज Q1 Q3 को एक पेयर मानेंगे तो हमारा जो फोर्स का डायरेक्शन होगा दैट इज F। यहाँ लिखता हूँ 1 3 इस तरफ,
ऑन 1 ड्यू टू 3। और अगर मैं इसे एक पेयर मानूं तो यहाँ पर फोर्स कितना आ जाएगा, फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2। और थोड़ा मैं इसको बड़ा बना दूँ, लेट्स से बस समझने के लिए इज दिस। तो सुपरपोजिशन प्रिंसिपल कहता है कि Q1 के ऊपर जो फोर्स नेट आप कैलकुलेट करने वाले हैं वो एक पेयर इसको लीजिए, एक पेयर इसको लीजिए, और इसका जो वेक्टर सम होगा वही इसके ऊपर नेट फोर्स कहलाएगा। तो आप ऑलरेडी जानते हैं वेक्टर सम कैसे निकालते हैं। एक आप पैरेललोग्राम लॉ लगा देंगे, दैट इज F1, राइट, दैट इज फोर्स एक्टिंग ऑन द चार्ज 1। तो इसे मैं कैसा लिख सकता हूँ, F1 इज इक्वल्स टू F12 प्लस F, ये देखिए ये 1-3 है, आप इसको यहाँ लेकर दिस प्लस दिस विल गिव यू दिस, दैट इज F13। फॉर अ बेटर क्लैरिटी लेट्स ड्रॉ दैट। आप इसको पैरेलली यहाँ देख सकते हैं, F13 हेड टू टेल रूल लगा लीजिए आपका। तो F12 प्लस F13 इज इक्वल्स टू F1। So this is what we mean by superposition principle। ये काफ़ी इस्तेमाल की चीज़ है अगर आप एंट्रेंस के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो, क्योंकि आप जो कुछ क्वेश्चंस का फॉर्मेट देखेंगे जो कूलम्स लॉ पर बेस्ड होते हैं वो कुछ इसी तरह से होंगे जहां आपको सुपरपोजिशन प्रिंसिपल अप्लाई करना पड़ेगा। सिर्फ ऐसा सिंपल से आपको नहीं मिलता है। तो जो क्वेश्चंस की वैरायटी होती है, लेट्स से 2 चार्ज हैं यहाँ पे, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव होगा, और आपसे कहा जाएगा कि कुछ इक्विलिब्रियम पॉइंट को कैलकुलेट कीजिए, या फिर आपको कहा जाएगा कि ऐसे पॉइंट पता कीजिए जहां आपका फोर्स कुछ इक्वल ऑपोजिट है, कुछ इस तरह के कंसेप्ट होंगे। और दूसरा होता है लेट्स से 1 2 3 चार्जेस, एक ट्रायंगल बना दिया। हो सकता है 4 चार्जेस हों तो स्क्वायर लिया जाएगा, 4 चार्जेस कॉर्नर पर प्लेस कर दिए जाएंगे, फिर आपको कुछ कैलकुलेट करने को कहा जाएगा। सो एज पर द टुडेज थियोरी इज कंसर्न वी हैव डन। और अब वक्त है कि कुछ छोटे न्यूमेरिकल्स को देख लेते हैं जो आपको बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एनसीईआरटी की बुक का है जो मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। सीधा कंसिडर द चार्जेस Q and minus Q are placed at the vertices of equilateral triangle. What is the net force on each charge? NCERT का ही है आपका, तो मैं इसे बना दूँ। दैट इज लेट्स से यहाँ पर एक चार्ज है Q3 और मैंने लिया Q3 इज इक्वल्स टू माइनस Q, और एक मैं ले लेता हूँ से Q1 यहाँ पर, और मैं ले लेता हूँ Q1 इज इक्वल्स टू Q, और एक वर्टाइसेस पर मैं ले लेता हूँ Q2 वेर Q2 इज इक्वल्स टू Q। अच्छे से आता है तो ये कोई ख़ास मुश्किल क्वेश्चन नहीं है। बस मैं अब तक जो हमने किया है थियोरी वाइज कूलम्स लॉ, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, उसके बेसिस पर मैं इस क्वेश्चन को आपको सॉल्व करके दिखाता हूँ। सबसे ज़रूरी चीज़ है कि आप वेक्टर के डायरेक्शन को करेक्टली इंटरप्रेट करें। अब यहाँ देखिए, पहले Q1 से स्टार्ट करते हैं। Q1 के ऊपर 2 चार्जेस की वजह से फोर्स लगेगा, दिस एंड दिस। ये दोनों पॉजिटिव हैं तो फोर्स कैसा होगा, रिपल्सिव। रिपल्सिव मतलब ये इसको दूर की तरफ पुश करेगा। सो आई कैन से इट इज फोर्स ऑन चार्ज 1 ड्यू टू चार्ज 2। मैंने सिंपल एनसीईआरटी का ही नोटेशन लिया हुआ है। एक पेयर की बात हो गई। अगर आप इस पेयर को देखें तो ऑन 1 ड्यू टू 3 व्हाट इज गोइंग टू द डायरेक्शन, इधर नहीं होकर के किधर होगा, इधर होगा, क्योंकि एक निगेटिव है दिस, दैट इज फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 3। और नेट जो आपका फोर्स अप्लाई होगा क्या होगा, इसका वेक्टर सम अकॉर्डिंग टू द सुपरपोजिशन प्रिंसिपल ये आपका हो जाएगा F1, राइट। जस्ट मैंने डायरेक्शन ड्रॉ किया। मैग्नीट्यूड के थोड़ा वेट कर लेते हैं, उसे भी ड्रॉ कर लेते हैं। अगेन पॉजिटिव नेगेटिव, तो ये इससे दूर जाएगा, दैट इज फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1। यहाँ पर पॉजिटिव, सॉरी ये दोनों पॉजिटिव पॉजिटिव था तो रिपल्शन हुआ, पॉजिटिव नेगेटिव है अट्रैक्शन होगा एक दूसरे की तरफ। सो व्हाट आई एम गोइंग टू गेट इज फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 3 इज दिस। अगेन वेक्टर सम होगा आपका अकॉर्डिंग टू द सुपरपोजिशन प्रिंसिपल,
और डायग्राम आप जितना सही बना लो दिस, बट फॉर दिस चार्ज वी हैव द टू पेयर, नेगेटिव पॉजिटिव, अगेन अट्रैक्शन, नेगेटिव पॉजिटिव, इट इज अगेन अट्रैक्शन। तो मैं इसे कैसे ड्रॉ कर सकता हूँ, दैट इज, देखिए अलोंग द सेंटर होना चाहिए। सो फोर्स ऑन 3 ड्यू टू 1, ये रहा डायरेक्शन, मैं इसको ऐसे ही ड्रॉ कर दूँ, दैट इज फोर्स ऑन 3 ड्यू टू 2। और अगर आप इसका कैलकुलेट करने जाओगे तो अगेन द वेक्टर सब इज गोइंग टू बी दिस वन। इसको नाम दे देते हैं F3, इसको क्या दे देना है F2। होप इट इज क्लियर इनफ। बाय सिमेट्री आप कह सकते हो F1 और F2 क्या होनी चाहिए, सेम होने चाहिए। वेल, जहाँ तक मैग्नीट्यूड की बात है, जहाँ कूलम्स लॉ आप लगा रहे हो, तो अगर मैं सिर्फ इसको मैग्नीट्यूड वाइज देखूँ तो K इंटू क्यू स्क्वायर बाय, ये मैंने सिर्फ एक मैग्नीट्यूड ड्रॉ कर दिया, राइट। तो हर पेयर, चाहे इसके बीच में फोर्स लगा, चाहे इसके बीच में फोर्स लगा, चाहे इसके बीच में फोर्स लगा, मैग्नीट्यूड कितना है, इतना ही है। मीन्स व्हाट आई मीन टू से इज, चाहे आप F12 की बात कीजिए, F13 की बात कीजिए, F31 की बात कीजिए, F32 की बात कीजिए, F23 की बात कीजिए, F21 की बात कीजिए, सबका मैग्नीट्यूड बराबर होगा, राइट, क्योंकि चार्जेस सेम है, मैग्नीट्यूड वाइज सेम है और दोनों के बीच का डिस्टेंस भी सेम है। तो मैं एक काम करता हूँ, अगर मैं ऐसा ले लूँ F12 इसका मैग्नीट्यूड F12 13, F21 F23 F31, सो F12 एंड F32 मैग्नीट्यूड वाइज तो सारे के सारे बराबर हो गए। लेट्स से इट एज F। अब यहाँ पर देखिए ये F, इस केवल इस पैटर्न को मैं यहाँ पे ड्रॉ कर देता हूँ, दैट इज, लेट्स से ये F है, ये भी F है, और आपको क्या पता करना है, से दिस इज F1। क्या लगाओगे आप, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन जो आपने 11th में पढ़ा था, तो F1 इज इक्वल्स टू द स्क्वायर रूट ऑफ F स्क्वायर प्लस F स्क्वायर इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ F इंटू कॉस 120 डिग्री। वाई 120 डिग्री, ये एंगल है 60, याद रखिए इक्विलैटरल ट्रायंगल है, तो ये एंगल आपका कितना निकलेगा 120 डिग्री। तो ये हो गया आपका, सॉल्व कर लेते हैं, स्क्वायर रूट ऑफ 2F स्क्वायर प्लस 2F स्क्वायर इंटू कॉस 120 को आप क्या लिख सकते हैं 180 डिग्री माइनस 60 डिग्री, राइट। कॉस 180 माइनस 60 इज गोइंग टू बी कॉस 60 और माइनस कॉस 60, इट इज गोइंग टू बी माइनस कॉस 60। सो मैं पूरा बेसिक फॉलो कर दे रहा हूँ, दैट इज माइनस, मैं इसको ऐसे लिख देता हूँ, माइनस कॉस 60 डिग्री। कॉस 60 की वैल्यू 1/2, तो आप इसको कैसे सॉल्व करोगे, 2F स्क्वायर प्लस 2F स्क्वायर इंटू माइनस 1/2। देखिए सॉल्व हो करके क्या आ गया, क्या आया F। तो इस F1 की वैल्यू कितनी आ गई F, व्हाट इज दिस F, ये रहा आपका F मैग्नीट्यूड। Same way, can I say F2 is also equals to F, right? F2 is also equals to F. जब आप F3 कैलकुलेट करोगे तो क्या करोगे, इस एंगल को आपको क्या ले लेना होगा 60 डिग्री, राइट। तो इसको भी कैलकुलेट कर लेते हैं, F3 को छोड़ा ही क्यों जाए। F3 is equals to the square root of F स्क्वायर प्लस F स्क्वायर, दैट इज इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ F इंटू कॉस 60 डिग्री। तो वैल्यू पुट कर दीजिए, आपका काम हो जाएगा, दैट इज F स्क्वायर प्लस 2 इंटू F स्क्वायर इंटू 1/2। तो F3 आपका आ जाएगा √3F, राइट। F वैल्यू आप यहाँ पुट कर दीजिए।
हाँ, इतना एक्सप्लेन करके एनसीईआरटी ने नहीं दिया है, ऑल्दो वो अज्यूम करते हैं कि आपके पास वेक्टर का परफेक्ट नॉलेज है। मैं आपसे चाहूँगा एक रिजल्ट जो आप वेरीफाई कर लें, फोर्स ऑन F1 प्लस फोर्स ऑन F2 प्लस फोर्स ऑन F3 इज इक्वल्स टू 0। अगर आपको वेक्टर क्लियर है तो अब तक ये मामला आपको समझ में आ गया होगा। तो आप कैसा ड्रॉ कर सकते हो, बस सिर्फ मैं आपको एज अ हैंड ड्रॉ कर दूँ। ये F3 आपका ऐसा डाउनवर्ड है, ये आपका F1 अपवर्ड है, ये है आपका F2। देख लीजिएगा एक बार निकाल करके कि क्या ये इक्वल्स टू 0 होते हैं। वेल, तो आज की क्लास यहीं तक, और जो हमारा IIT JEE मेंस के लिए या नेट के लिए, IIT एडवांस के लिए न्यूमेरिकल था, उसके लिए या तो आपको अगले वीडियो का वेट करना होगा या आपको ज्वाइन करना होगा लाइव सेशन। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिए। और ऐसे स्टूडेंट जो एग्जाम्पलर क्लासेस मोबाइल ऐप पर नहीं हैं और चाहते हैं कि मेरे लाइव सेशन को ज्वाइन करें, तो आप उसको ऐप को इंस्टॉल कीजिए, आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ होगा। तो बस आज यहीं तक, और इस वीडियो को पूरा देखने के लिए थैंक यू।